गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आज कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत 3 पाठ्य पुस्तकें आपके इस साल आई है, जिनमें से अर्थशास्त्र का जो पहला पाठ है वह है पालमपुर गांव की कहानी। उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है पालमपुर गांव की कहानी, तो एक गांव के बारे में बताया गया है। वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो खेती की व्यवस्था है, जो सिंचाई की व्यवस्था है और जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से है, वह दैनिक कार्य क्या करते हैं, उसके बारे में विस्तार से इस पाठ में हम चर्चा करेंगे। तो इस पाठ में जो बिल्कुल ही शॉर्ट तरीके में पूरे पाठ के अंतर्गत क्या बताया गया है, ये मैं आपके साथ अभी थोड़ी चर्चा करती हूँ। उसके बाद मैं आपको पूरा जो पाठ है किस प्रकार से किस किस चीज़ के लिए क्या बताया गया है, विस्तार से हम इसकी चर्चा करेंगे। तो इस कहानी के अंतर्गत क्या है, इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचित कराना है। किसको परिचित कराना है? आप लोगों को परिचित कराना है कि उद्देश्य अर्थात सिंचाई, कृषि से संबंधित जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है वह क्या है। साथ ही और एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी इसके अंतर्गत बताई गई है। कोई वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है और कल्पना के आधार पर यह पाठ पूरा लिखा गया है। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। मुख्य क्रिया कौन सी आ गई बच्चों, ध्यान दोगे आप? मुख्य क्रिया क्या आ गई है? खेती। वहाँ की जो जनता है, जो उस गांव में निवास करती है, उनका जो मुख्य कार्य है वह क्या है? खेती। अर्थात अपना जो जीवन है वह खेती पर ही आधारित है। जबकि अन्य कई क्रियाएं, जैसी खेती के अलावा और कौन कौन सी क्रियाएं आ जाएगी इसके अंतर्गत, तो लघु स्तरीय विनिर्माण, लघु स्तरीय विनिर्माण, इसी के अंतर्गत आगे और आ जाएगा डेयरी, इसके अंतर्गत ले लेते हैं परिवहन, ठीक है, आदि। इसी प्रकार की और कुछ भी है तो इसके अंतर्गत हम आदि कर लेंगे। तो पालमपुर जो गांव है उसकी जो कहानी है उसके अंतर्गत मुख्य क्रिया क्या ली गई है? खेती ली गई है। खेती के अलावा वहाँ पर लघु स्तरीय विनिर्माण का कार्य होता है, डेयरी का कार्य होता है और इसके अलावा परिवहन का कार्य भी होता है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। कोई सा भी कार्य आप देख लो, हर कार्य को संचालित करने के लिए किसकी जरूरत होती है? हमें विभिन्न प्रकार के संसाधनों की जरूरत होती है। यथा कोई किस किस प्रकार के आ जाएंगे? प्राकृतिक संसाधन आ जाएंगे, मानव निर्मित संसाधन आ जाएंगे, मानव प्रयास आ जाएंगे इसके अंतर्गत, और जो महत्वपूर्ण है वह है मुद्रा। अगर किसी व्यक्ति के पास मुद्रा नहीं है तो कोई सा भी कार्य संचालित नहीं हो सकता है। बिना पैसों के कोई भी काम नहीं होता है। तो बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं जो जिनके पास जमा पूंजी नहीं होती है, खुद का पैसा नहीं होता है, तो वह ये पैसा, यह मुद्रा कहाँ से लाते हैं? ब्याज पर लाते हैं, साहूकारों के पास जाते हैं और इससे उन किसानों को अनेक कष्ट झेलने पड़ते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो जाती है। क्योंकि पैसे जो लेकर आते हैं उसके बदले उनको मूल जो लाते हैं उसके साथ उनको ब्याज भी देना पड़ता है, और कभी कभी यही ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज भी बन जाता है, जिसके कारण उनकी जो जमीन जायदाद होती है, जो घर में सामान होते हैं, जैसे कि इसमें ले लो उसकी स्त्री के आभूषण ले सकते हैं, तो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत चली जाती है। तो इससे उनको क्या होता है? बहुत ही नुकसान होता है। पालमपुर की कहानी में हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विविध संसाधन किस प्रकार से समायोजित होते हैं। अर्थात यह जो गांव है, इस गांव के जो किसान है, जो खेती करते हैं, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति किस प्रकार से की जाती है वह इस कहानी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। आगे आप देखोगे इस कहानी का, इस गांव का एक छोटा सा परिचय मैं आपको दे देती हूँ कि गांव जो है वह किस प्रकार से बसा हुआ है, वहाँ की स्थिति कैसी है। अगर आप इस स्थिति से अवगत नहीं होगे, पालमपुर गांव को आप जानोगे ही नहीं है और वहाँ की स्थिति क्या है, इससे अगर आप अनभिज्ञ रह गए तो आपको जो इसके प्रश्न उत्तर है वह करने में बहुत ही कठिनाई हो सकती है। तो पालमपुर गांव का एक छोटा सा परिचय है वह आपके सामने मैं पढ़ रही हूँ, ध्यानपूर्वक आप सभी सुनेंगे।
पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। आसपास जो उसके कस्बे हैं, गांव हैं, उनसे वह जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव है रायगंज, पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव स्थित है। साथ ही आगे देखेंगे, प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे जो छोटे छोटे कस्बे हैं उनसे जोड़ती हैं। यहाँ पर जो सड़क व्यवस्था है वह अच्छी तरीके से है। उस पर बैलगाड़ियाँ, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल आदि, ट्रैक्टर हुए, ट्रक हुए आदि का प्रयोग करके जो संसाधन है, जो अपने सामान होते हैं, एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाए जाते हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। विभिन्न जातियाँ, सिर्फ कृषक समाज में जो खेती का कार्य करते हैं एक ही जाति के नहीं होकर विभिन्न जातियों के व्यक्ति वहां पर रहते हैं। तो टोटल उस गांव में कितने परिवार रहते हैं? 450 परिवार रहते हैं। कहाँ पर? ये सब कहाँ रहते हैं? पालनपुर गांव के अंतर्गत रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के हैं। ठीक है, 80 परिवार जो है वह उच्च जाति के हैं। वहां पर उनके पास सुख सुविधा, मकान, खेत वेत, गाड़ियों की व्यवस्था सब कुछ अच्छे प्रकार से है। और आगे जो हम देखेंगे, कुछ जो भाग है अर्थात खेती करने वाले हैं पालमपुर गांव की जो जनता है, उनमें कुछ है अनुसूचित जाति के हैं, जिनकी संख्या गांव में 1/3 के बराबर है। कितनी? 1/3 के बराबर है। इनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि दूसरे किसानों की है। इनके घर छोटे छोटे होते हैं, घास फूस के बने हुए होते हैं, कच्चे होते हैं। ठीक है, किनके? अनुसूचित जाति के अंतर्गत जो व्यक्ति आ रहे वो, और खुद की खेती बाड़ी ना कर ये दूसरों के जो खेत होते हैं वहाँ पर मजदूरी करते हैं। अपने इधर भी किसान परिवार रहते हैं। अधिकतर जो जनसंख्या है वह खेती पर आश्रित है, खेती करती है। तो इस चीज़ से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। खेतों में नलकूप बिजली से ही चलाते हैं। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे कार्यों के लिए किया जाता है। यानी पानी की और बिजली की उचित व्यवस्था उस गांव के अंतर्गत देखने में मिल जाती है। साथ ही वहाँ पर 2 प्राथमिक विद्यालय है और एक हाई स्कूल भी है, और वहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र है। इसी के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वह भी वहाँ पर है। तो सारे प्रकार की सुख सुविधाएं उस गांव के अंतर्गत देखने को हमें मिल जाती है। तो बहुत ही शॉर्ट तरीके में मैं आपको बताऊंगी कि पालनपुर गांव जो है वह सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों से सुसज्जित है। सारी प्रकार की व्यवस्था हमें गांवों के अंदर ही मिल जाती है। किसी कार्य के लिए, पढ़ने के लिए बच्चों को आसपास के गांवों में नहीं भेजना पड़ता है। स्वास्थ्य केंद्र वहीं पर मिल जाता है। ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ पर बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए पोषक संबंधी जो पोषाहार आता है वो वहाँ पर उपलब्ध करवाया जाता है। एक काल्पनिक गांव पालनपुर की कहानी हमें किसी भी गांव के विभिन्न प्रकार के उत्पादन संबंधी गतिविधियों से रूबरू कराती हैं। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं वह भी इसके अंतर्गत मिल जाती हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे उत्पादन का जो संगठन होता है वह पालनपुर गांव में किस प्रकार से होता है, या उत्पादन के संगठन के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो पालनपुर जो गांव है उसके बारे में मैंने बहुत ही शॉर्ट रूप में आपको बताया है। मेरे हिसाब से वह आपको समझ में आ गया होगा। 450 परिवार रहते हैं, सभी कृषि पर आधारित है, कृषि कार्य करते हैं। इसके आगे अब आप लिखोगे उत्पादन का संगठन। उत्पादन का संगठन। ठीक है, उत्पादन का जो संगठन होता है वह कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार। महत्वपूर्ण है, ध्यान दोगे आप। एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है कि उत्पादन का संगठन कितने आधार पर किया जाता है। नाम लिखते हुए विस्तार से चर्चा कीजिए। तो उत्पादन का संगठन है वह 4 तत्वों को ध्यान में रखकर किया जाता है। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता होती है। इसमें पहला पॉइंट आप लिखोगे भूमि। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? भूमि। इसी के अंतर्गत दूसरा आप लिखोगे श्रम। इनको मैं विस्तार से अभी आपको समझाऊंगी। जो 4 पॉइंट है वो मैं आपको लिखा रही हूं। तीसरा लिखो भौतिक पूंजी।
और चौथा पॉइंट आप लिखोगे मानव पूंजी। मानव पूंजी सभी की समझ में आ गया होगा। ये उत्पादन का संगठन 4 स्तर पर किया जाता है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला आ जाएगा भूमि, दूसरा आ जाएगा श्रम, तीसरा आ जाएगा भौतिक पूंजी और चौथा आ जाएगा मानव पूंजी। अब इसको मैं आपको विस्तार से समझाऊंगी तो आप ध्यान दोगे। और भूमि के साथ ही अन्य प्राकृतिक संसाधन भी ले सकते हैं। अन्य प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं आप भली भांति परिचित होंगे। इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं जल, वन, खनिज। जल, वन, खनिज किसके अंतर्गत आ जाते हैं? प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत। भूमि या फिर अन्य प्राकृतिक संसाधन जल, वन, खनिज, इसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज, ये इसके अंतर्गत आ जाता है। दूसरा पॉइंट हम लेंगे श्रम। श्रम से क्या तात्पर्य है? श्रम अर्थात लोग जो काम करते हैं, काम करने के तरीकों को क्या कहा जाएगा? श्रम कहा जाएगा। मेहनत जो करते हैं किसी कार्य को, और मेहनत स्वयं के खेत में तो की जा सकती है, स्वयं के खेत में करते हैं, श्रम करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि कल के दिन जो अनाज अच्छे तरीके से होता है तो घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के हिसाब से घर में रखकर बाजार जो एक्स्ट्रा जो होता है, ठीक है, उसको हम मंडी में जाकर बेच सकते हैं, जिसके बदले में क्या मिलता है? पूंजी मिलती है, पैसे मिलते हैं, ठीक है, जिससे साल भर का वापस खर्चा चलता रहता है परिवार के लिए, क्योंकि परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति अनेक तरीकों से की जाती है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों की जरूरत होती है, तो कुछ क्रियाओं को करने के लिए शारीरिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। तीसरी आवश्यकता हो जाती है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती है, अर्थात कौन कौन सी चीजें हम भौतिक पूंजी के अंतर्गत ले सकते हैं? तो इसमें हम लिखेंगे 2 प्रकार से। पहला प्रकार करके किस प्रकार भौतिक पूंजी को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो लिखेंगे उसमें औजार, मशीन, भवन आदि आ जाते हैं। औजार, मशीन, भवन, ठीक है, इनके लिए विस्तार से पढ़ लेते हैं। औजार, मशीन, भवन। औजारों तथा मशीनों के अंतर्गत साधारण औजार जैसे किसान का हल खेती के लिए से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि इसके अंतर्गत आ जाते हैं। किसके अंतर्गत? भौतिक पूंजी में पहला जो पॉइंट है क वाला, उसके अंतर्गत। साथ ही आगे पढ़ेंगे कि औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है। ऐसे नहीं कि 1 साल इनको काम लिया तो इनकी एक्सपायरी आ जाती है, भाई 6 महीने तक, 1 साल बाद इनको काम में नहीं लिया जा सकता है। अनेक वर्षों तक, जब तक कि ये खराब नहीं हो जाते हैं, मशीनी सामान लोहे के जो बने हुए होते हैं, तब तक इनको उपयोग में लिया जा सकता है। तो औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग किया जा सकता है और इन्हें स्थायी पूंजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? स्थायी पूंजी भी कहा जाता है। तो इस चीज को आप नोट कर लेंगे कि स्थायी पूंजी किसे कहती है? कहते हैं औजारों, मैं बोर्ड पर लिख रही हूं, आप नोट करेंगे उसको। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है। और इन्हें क्या कहा जाता है? और इन्हें स्थायी पूंजी
स्थायी पूंजी कहा जाता है। इसको आप जरूर नोट करेंगे कि एग्जाम में अतिलघुरात्मक क्वेश्चन में यह क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया जाता है कि स्थायी पूंजी किसे कहते हैं, स्थायी पूंजी से आप क्या समझते हैं। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? यही कि औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है, या इन सब चीजों को स्थायी पूंजी के नाम से जाना जाता है। इसमें जो दूसरा पॉइंट है भौतिक पूंजी के अंतर्गत, उसमें लिखेंगे कच्चा माल और नगद मुद्रा। ख करके आप लिखोगे कच्चा माल और इसके अंतर्गत लिखोगे नकद मुद्रा। ये भौतिक पूंजी के अंतर्गत आ जाते हैं। इसमें विस्तार से हम पढ़ेंगे कि कच्चा माल और नगद मुद्रा उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, आप सभी को पता है। जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत, कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, उत्पादन के दौरान भुगतान तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नकद पूंजी जो होती है वह कार्यशील पूंजी कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्यशील पूंजी कहलाती है। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीजें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। जैसे कि कुम्हार के पास मिट्टी है, ठीक है, उस मिट्टी से वो बर्तन बनाता है, मटके वगैरह मिट्टी के, तो धीरे धीरे बना बना कर रखते जाएगा, भले वो उसके बिखरे हो, अलग जा रहे हो, लेकिन उसकी जो मिट्टी होती है वह उपयोग में आने के बाद धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से जैसे कि कच्चे माल के रूप में जैसे कि बुनकर द्वारा जो सूत का प्रयोग किया जाता है वह भी धीरे धीरे क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आ जाती है? भौतिक पूंजी के अंतर्गत दूसरा पॉइंट ये आ जाता है। आगे हम पढ़ेंगे अब मानव पूंजी। मानव पूंजी से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक चौथी आवश्यकता भी होती है, वह चौथी आवश्यकता होती है मानव पूंजी की। आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने की योग्यता का अनुभव या ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। इसे आजकल क्या कहा जाता है? इसे आजकल मानव पूंजी के नाम से जाना जाता है। मानव पूंजी के विषय में और अधिक जानकारी जो इससे अगला वाला लेसन है उसके अंदर हम एकत्रित करेंगे, उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि उत्पादन, भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित किया जाता है, जिसे उत्पादन के कारक कहा जाता है। इसको आप जरूर नोट कर लेंगे कि उत्पादन के कारक किसे कहा जाता है। ये सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, जो भी मैं आपको बोर्ड पर लिखा रही हूँ, साथ के साथ आपको पढ़ना भी है और इनको याद भी करना है। आगे आप लिखोगे जो डेफिनेशन में लिखा रही हूँ, उत्पादन के कारक किसे कहा जाता है? उत्पादन के कारक, ठीक है। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे उत्पादन, सभी बच्चे लिखेंगे उत्पादन भूमि, उत्पादन भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की, स्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है। किसके अंतर्गत? उत्पादन के लिए किस किस की जरूरत होती है? भूमि की, श्रम की और स्थायी पूंजी की। इसके अंतर्गत क्या होती है? आवश्यकता होती है। इससे आगे आप लिखोगे, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके अंतर्गत आगे की लाइन में आप सब लिखोगे उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को
पूंजी को संयोजित करके लिखते जाओगे आप। इसको संयोजित करके संगठित होता है। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित किया जाता है। संगठित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाएगा? जिसे उत्पादन के कारक कहा जाता है। सभी के समझ में आ गई होगी। और ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि उत्पादन के कारक से आप क्या समझते हैं। तो उत्पादन के कारक से हम निम्न प्रकार से समझते हैं, निम्न प्रकार से परिचित है। जैसे कि उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित किया जाता है इसके द्वारा, जिसे उत्पादन के कारक कहा जाता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे पालमपुर में जो खेती है वह किस प्रकार से की जाती है। पालमपुर में खेती, तो ज़्यादा कुछ ना लिखकर डायरेक्ट ही हम लिख देंगे खेती। पालमपुर में खेती, इसके अंतर्गत हम पहला पॉइंट ले लेंगे, भूमि स्थिर है। भूमि स्थिर है। अब कैसे स्थिर है उसके बारे में पढ़ेंगे। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। जैसा कि मैंने फर्स्ट में जब लेसन स्टार्ट किया था पार्ट, उसी समय मैंने आपको बता दिया था। काम करने वालों में जो वहाँ पर काम करते हैं उसमें 75% जो जनता है, अर्थात 75% जो लोग हैं उनकी जीविका का साधन क्या है? खेती है, और वह खेती पर ही आश्रित रहते हैं। ठीक है, आगे देखोगे इसी के अंतर्गत भूमि स्थिर है के अंतर्गत किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। वहाँ के जो किसान हैं या तो वह स्वयं के खेत पर ही कार्य करते हैं या फिर दूसरों के खेतों पर जाकर कार्य करते हैं, तो वह श्रमिक भी हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। जितना ज़्यादा उत्पादन होगा उतनी ही उनकी आर्थिक स्थिति सक्षम होगी, अच्छी होगी। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई भी होती है। वह कठिनाई कौन सी होती है? कि खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है। जो भूमि का क्षेत्र जो होता है वह स्थिर होता है। बहुत बार वहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और कभी कभी वहाँ की मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। तो यह एक क्या होती है, इसके अंतर्गत कठिनाई भी होती है। पालमपुर में वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। भूमि मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? हेक्टेयर कहा जाता है। महत्वपूर्ण जो बिंदु है वह मैं आपको लिखा रही हूँ। इसके अंतर्गत आप लिखोगे कि भूमि मापने की मानक इकाई कौन सी है? मानक इकाई हेक्टेयर है। कौन सी हो गई बच्चों? ध्यानपूर्वक देखोगे, हेक्टेयर है। ठीक है, और साथ के साथ आप नोट भी करोगे। यद्यपि गांवों में भूमि का माप, अर्थात हम देखते हैं कि गांवों में जो भूमि का माप किया जाता है वह किस प्रकार से किया जाता है। इसको ध्यानपूर्वक देखोगे आप कि यद्यपि गांव में भूमि का माप बीघा, इस शब्द से आप भली भांति परिचित होंगे, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय, अपने अपने क्षेत्रों में जो बोला जाता है उसके लिए क्षेत्रीय इकाइयों से भी किया जाता है। वैसे मुख्य रूप से तो मानक इकाई जो होती है वह हेक्टेयर होती है।
फिर भी गांव में अनेक स्थानों पर हम देखते हैं कि कहीं पर बीघा, कहीं पर गुंठा नाम से भी दिखाया जाता है, बताया जाता है कि किसके व्यक्ति के पास कितना बीघा जमीन है, तो वह बीघा के माध्यम से ही बताएगा, उस जगह हेक्टेयर के हिसाब से नहीं बताएगा। लेकिन पटवारी वगैरह जो होते हैं वह इसी हिसाब से चलते हैं, हेक्टेयर को ध्यान में रखकर। ठीक है, इसके आगे आप देखोगे 1 हेक्टेयर। अब 1 हेक्टेयर में कितना क्या होता है उसके बारे में आपको ध्यान होना बहुत जरूरी है। इस चीज़ का ज्ञान अगर आपको होगा तो आप भूमि का जो माप होता है उसको सही तरीके से ज्ञात कर पाएंगे। इसके अंतर्गत लिखोगे आप 1 हेक्टेयर कितना होता है, 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, आगे समझ में कि 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर क्या होता है, 1 हेक्टेयर होता है। ठीक है, ये ध्यानपूर्वक आप नोट करोगे। इसके आगे क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका ज्ञात किया जा सकता है, इसके बारे में मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। आज जो मैंने आपको पढ़ाया है, पालमपुर गांव का परिचय दिया है, बहुत ही शॉर्ट तरीके में आपको समझ में आ गया होगा। वहाँ के जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का उनका जीवन किस पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। और वहाँ की देखा जाता है कि 75% जो जनसंख्या है वह खेती पर ही आश्रित है और अपना जीवन यापन करती हैं। तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया कक्षा 9 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र, ठीक है, उसमें पालमपुर की कहानी के बारे में जो आज मैंने वीडियो में आपको पढ़ाया है, मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप अपने सुझाव भेजना चाहते हैं तो बोर्ड पर दिए हुए नंबरों पर आप अपने सुझाव भेज सकते हैं। और आज की जो वीडियो मैंने आपको दी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके और आपके दोस्तों को भी मिल सके। आगे इससे आगे जो है, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई आसान तरीका है, अगर हम इससे परिचित हैं तो इसके बारे में हम कहेंगे कि हाँ, आसान तरीके अनेक हैं। तो उन तरीकों के बारे में विस्तार से कल चर्चा करेंगे। और आज की जो वीडियो है उसको मैं यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद।